पीओके के सभी एंट्री रूट आज से बंद और सभी प्रवेश द्वारों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज पीओके के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं और पीओके संयुक्त कार्रवाई समिति ने यह ऐलान किया है। तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ यह आवाज बुलंद हो रही है और एक तरीके से पाकिस्तान से पीओके का कनेक्शन आज कट जाएगा। सभी जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको प्रवेश द्वार हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया। धरना प्रदर्शन चल रहा है। पीओके संयुक्त कार्रवाई समिति ने इस बंद का ऐलान किया है। तो ये नारेबाजी, ये बुलंद आवाजें आप सुन रहे हैं पीओके से, और पीओके में अब आर पार की जंग है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन, सभी एंट्री रूट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और पीओके संयुक्त कार्रवाई समिति ने ऐलान जंग कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा राष्ट्रपति अध्यादेश निरस्त करे, राष्ट्रपति को इस अध्यादेश को निरस्त करना होगा और इसी मांग को लेकर सड़कों पर यह जन सैलाब उतरा है। नारेबाजी हो रही है और सीधे तौर पर पाकिस्तान से पीओके के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पर इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग लोग कर रहे हैं। नारेबाजी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की तरफ से जो कानून बनाया गया, जो अध्यादेश लागू किया गया है, जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर हैं और सीधे तौर पर उसमें यह कह दिया गया है कि किसी तरह के प्रोटेस्ट प्रदर्शन की मनाही रहेगी। अब ये संवैधानिक नहीं रहेगा। एक तरीके से लोगों के मौलिक अधिकार पर यह बड़ा प्रहार था जिसके खिलाफ पीओके की जनता, पीओके के लोग सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये आवाज बुलंद की है। और आइए आपको बताते हैं कि पीओके में कहां कहां विरोध मार्च हो रहा है, यह प्रदर्शन हो रहा है। तो पीओके में कहां कहां विरोध प्रदर्शन, एक नजर इस पर डालते हैं। तो पुंछ डिवीजन से पाटन ब्रिज, ये पहला प्रोटेस्ट स्पॉट है और बैराकोट से मुजफ्फराबाद, यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। तीसरी जगह कोहाला ब्रिज से बाग तक प्रदर्शन हो रहा है। चौथा कोटली से सहंसा होलार्ड ब्रिज तक प्रोटेस्ट चल रहा है और पांचवी जगह दयाल से धंगाली ब्रिज तक ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मीरपुर से मंगला ब्रिज, ये छठा प्रोटेस्ट स्पॉट है, रूट है। भांबर प्रवेश द्वार पर भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सारे एंट्री रूट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो संपर्क के रास्ते थे वो इस वक्त बाधित है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अंकित, पीओके से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के नारे वहां लगाए जा रहे हैं, तो साफ संकेत है कि पाकिस्तान को चैलेंज पीओके के लोगों ने कर दिया है सीधे सीधे। साफ तौर पे तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से लोग वहां के तंग है। दरअसल ये प्रोटेस्ट किस वजह से हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल लगातार पीओके के अंदर बिजली और साथ में जिस तरीके से महंगाई लगातार अपने चरम सीमा पे थी, उसके बाद लगातार वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से क्या किया गया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया गया। 2 सितंबर 2024 को सेनेट में उसको पास किया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी गैदरिंग अगर आपने करनी है, कोई भी प्रोटेस्ट आपने करनी है, सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेनी है। उसी के विरोध में अब ये जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है वहाँ के लोगों का कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारे साथ हो रही है और पूरी तरीके से आज पीओके के अंदर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बैन की गई है। खुद वहाँ के लोगों की तरफ से मुजफ्फराबाद,
कोटली, रावलाकोट, जी। बिम्बर, बाग, ये ऐसे इलाके हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से बंद है और साफ तौर पे तब तक बंद रखने की कॉल दी गई है जब तक ये काला कानून, जो वहां के लोगों की मांग है, ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता। तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान से साफ तौर पे आज़ादी चाहते हैं। बिल्कुल, और ये इन नारों से बहुत साफ हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, पानी की तरह साफ हो जाता है कि पीओके के लोग क्या चाहते हैं। शुक्रिया आपका अंकित हमसे जुड़ने के लिए। और मीरपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। काले कानूनों के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। मीरपुर में लोगों का सरकार को अल्टीमेटम, काला कानून वापस लेने तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आक्रोश, लोगों की नाराजगी बढ़ी, और ये देखिए तस्वीरें इस प्रोटेस्ट के, इस प्रदर्शन की। तो आज से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो गई है। पीओके के सभी रास्तों को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में समझिए कि आखिर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी क्यों है और क्यों अवाम ने पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया है। बिग बॉल के माध्यम से कुछ अहम बातों, अहम मुद्दों पर देखें जिस पर जनता नाराज है। सबसे पहले तो सबसे जो बड़ी वजह है वो है महंगाई। जी हां, 38% से ज्यादा है महंगाई, और ये लोगों के लिए एक तरीके से उनके लिए सबसे बड़ा जहर बन गया है। उनका जीना मुश्किल हो गया है। बिजली देखिए, बिजली काफी महंगी, ज्यादा महंगी, और भारी किल्लत है बिजली की, तो रोजमर्रा की जिंदगी वहां पर मुश्किल है। गरीबी, 58% गरीबी से लोग परेशान हैं। यह है पीओके के लोगों की स्थिति, और इस सबके लिए पाकिस्तान को वो जिम्मेदार मानते हैं। बेरोजगारी की दर देखिए 25% के आसपास है, और सड़क, स्कूल, सबकी हालत बहुत खस्ता है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल की कमी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मुश्किल, जो ट्रेड है वो बाधित हो रहा है। पाकिस्तान को क्या डर है पीओके हाथ से न निकल जाए। लोगों के विद्रोह से वो घबराया हुआ है। जिस तरह के नारे पाकिस्तान के हुक्मरान सुन रहे हैं वो साफ साफ उनके लिए यह संकेत है कि लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तानाशाही उनके ऊपर चले, क्योंकि उसकी वजह से पीओके के लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। और पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह जारी है, और देखिए पाक सरकार और सेना के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, 24 घंटे में बढ़ा विरोध प्रदर्शनों का दायरा। काले कानून के खिलाफ पीओके में विरोध तेज हो गया है। और अब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। पीओके में लगातार भड़क रहे विरोध वाले शोले, और पीओके उबल रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं पीओके उसके हाथ से चला न जाए। पीओके की आवाम ने पाकिस्तान को अब सीधा संदेश दिया है, यानी अब पीओके में पाकिस्तान की तानाशाही और जोर और जुल्म नहीं चलेगा। और पीओके की हालत पर नागरिकों में भारी गुस्सा है। तानाशाही वाले कानून के खिलाफ बगावत लोगों की बढ़ गई है। भारी महंगाई, बेरोजगारी से विद्रोह के हालात पैदा हो गए। सुरक्षा बलों के उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। तबाही के लिए सेना, सरकार को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे। तो इन सारे हालात को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या भारत में पीओके का जल्द विलय होने जा रहा है? क्या एक काले कानून की वजह से पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकल जाएगा? हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत कर दी है। ये बगावत पूरे पीओके में आग की तरह फैलती जा रही है और ज्वालामुखी बनती जा रही है। पीओके में शहर शहर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत की आंधी उठी हुई है। पीओके में हर जगह सड़कों से लेकर गलियों तक लोगों ने शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीओके में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके की आवाज दबाने में पाकिस्तान अब नाकाम हो चुका है। पीओके में पाकिस्तान के दमनकारी कानून के खिलाफ बगावत हो रही है। गली गली में आफत आई हुई है। गली गली में शहबाज सरकार के खिलाफ बगावत की आवाजें गूंज रही। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की ये जंग अपनी आज़ादी और शहबाज सरकार के काले कानूनों के खिलाफ लड़ी जा रही है। पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान पीओके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन ये पाकिस्तान से नहीं संभल रहा है। पीओके के लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तानाशाही कानूनों के जरिए यहाँ के लोगों का दमन कर रहा है। पीओके में
विद्रोह की चिंगारी एक बार फिर भड़क गई है। बगावत की आग में पूरा पीओके जल रहा है। पीओके के 7 जिलों में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये जिले हैं रावलकोट, मुजफ्फराबाद, खुईरट्टा, समहनी, नसीराबाद, भीमबेर, डडियाल। पीओके के इन 7 जिलों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के काले कानूनों का विरोध जताया। पीओके के कई जिलों में इस दमनकारी कानून के खिलाफ बाजारों को बंद रखा गया। बंद के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू जैसा मंजर देखा गया। वहीं कुछ जिलों में लोगों ने मार्च निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग को तेज करने का ऐलान किया। असल में पीओके में पाकिस्तान सरकार द्वारा थोपे गए इस काले कानून के खिलाफ बगावत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वो कानून यहाँ के लोगों के अधिकारों का दमन करने वाला है। इस कानून से पीओके की वो आवाजें दबा दी जाएंगी जो पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करती हैं और अलग होकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार का ये कानून अब उल्टा पड़ रहा है। पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए इस बगावत को दबा पाना आसान नहीं होगा। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के उस काले कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पीओके की जनता भड़की हुई है और इस तानाशाही कानून को वहां की आवाम दमनकारी बता रही है। पीओके के राष्ट्रपति से नए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसमें जनता के अधिकारों को कुचलने वाले सख्त कानून बनाए गए हैं। अध्यादेश के बाद पीओके में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, प्रदर्शन और भाषणों पर रोक लग जाएगी। पाकिस्तान सरकार का विरोध करने पर 7 साल की कैद होगी। प्रदर्शनकारियों पर कोई भी सख्त कार्रवाई की खुली छूट होगी। पीओके में डीसी को सजा देने के अधिकार दिए गए हैं। सभाएं रद्द करने की पावर भी डीसी के पास होगी। मतलब पीओके की आवाम को परेशान करने के लिए पूरी तरह से तालिबानी मॉडल को अपनाया गया है। इसलिए पीओके में जनता का गुस्सा अब हर इलाके में बढ़ता जा रहा है। पीओके में अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ भी आवाम नाराज है, लेकिन पाकिस्तान के काले कानून के खिलाफ विद्रोह पर उतरी जनता को पाकिस्तान के सुरक्षा बल और फौज सख्ती से कुचलने में जुटी है। पीओके के लोग अपने हक को लेकर और काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं तो पाकिस्तान सरकार और सेना उन पर गोलियां चलाती है, लाठी चार्ज करती है और आंसू गैस के गोले दागती है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पीओके में इतने दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत क्यों हो रही है। आखिर क्यों पीओके की आवाम पाकिस्तान सरकार से नाराज है और वो पाकिस्तान से छुटकारा चाहती है। दरअसल पीओके की जनता सिर्फ शहबाज सरकार के काले कानून से ही नाराज नहीं है। पीओके के लोगों की हालत कई दशकों से गुलामों से भी बदतर है। भुखमरी और गरीबी से यहाँ के लोग परेशान हैं। पीओके के सभी संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा है। इतना ही नहीं, झूठे आरोपों में यहाँ के लोगों को पाकिस्तान की पुलिस और सेना कभी भी गिरफ्तार कर लेती है। शहबाज जो ये बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो कठपुतली से भी गया गुजरा है क्योंकि हर चीज वहां पे फौज चलाती है और फौज इसलिए सामने नहीं आ रही कि अगर कानूनी तौर पे उन्होंने जो हम कू कहते हैं किया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर और भी प्रतिबंध है। तो उसने सब कुछ तो फौज को हैंड ओवर कर दिया है कि तुम चलाओ देश को, मैं अपना मेरी 14वीं या 15वीं जो बेगम साहिबा हैं उनके साथ मैं घर में आराम से बैठूंगा और बातचीत अब एक चेहरा दिखाने की कोशिश करूंगा दुनिया को कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। 18 नवंबर को भी पीओके में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। ये तस्वीरें गवाह हैं कि पीओके में शहबाज सरकार का दमन चरम पर पहुंच चुका है और अब पीओके के लोग पाकिस्तान के किसी भी कानून को नहीं मानने वाले हैं। मैं मिला हूं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों से, न्यूयॉर्क में मिला हूं, यूरोप में मिला हूं। सब कहते हैं वी आर बलोच, वी आर नॉट पाकिस्तान। वो कहते हैं वी आर पख्तून्स, वी आर नॉट पाकिस्तान। तो मैं कहता हूं फिर आप लोग चाहते क्या हो? खैबर पख्तूनख्वा वाले वो कहते हैं या तो अफगानिस्तान के साथ मिल जाए या फिर हमें आजादी दे। एंड द सेम विद बलोचिस्तान। वहां तो बलोच लिबरेशन आर्मी हर तीसरे चौथे दिन ठोक देती है जो भी वहां जाते हैं। चीनियों को खासतौर दोनों खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रोविंस और बलूचिस्तान में नंबर 1 दुश्मन उनका चाइना है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि पीओके पर उसका कब्जा गलत और अवैध है। उसने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक यहाँ के लोगों को बरगलाया, लेकिन अब पीओके की आवाम पाकिस्तान के जुल्मों से नहीं डरने वाली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्रांति की आग अब ज्वालामुखी बनती जा रही है। पीओके के लोग अब बगावत नहीं
बल्कि इस्लामाबाद को आखिरी सबक सिखाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो पीओके में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की खबर। बांग्लादेश से तो बड़ी खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदू की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। डॉक्टर परेश चंद्र दास की फार्मेसी में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। तो लगातार बांग्लादेश से ऐसी खबरें सामने आ रही जब हिंदू के घरों को, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब देखिए खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हिंदुओं के दुकानों में हमले किए जा रहे हैं। डॉक्टर परेश चंद्र दास की फार्मेसी में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वही बांग्लादेश के नामहट्टा इस्कॉन केंद्र पर भी हमला किया गया। मंदिर के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने घटना की कड़ी निंदा की है। दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो, ये सुकांत मजूमदार ने कहा है। तो देखिए मंदिरों पर लगातार ये हमले हो रहे हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। खबर है कि बांग्लादेश में नामहट्टा इस्कॉन केंद्र पर हमला किया गया। अंदर मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आगजनी भी की गई है यहां पर। और बांग्लादेश जो भारत की वजह से वजूद में आया, वो आज हिंदुस्तान को ही आंख दिखा रहा है। यूनुस सरकार ने बीते कुछ दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे यह साफ होता है कि वो भारत के खिलाफ खुलकर अदावत की तैयारी में है। चाहे पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम में ढील हो या फिर दोनों देशों के बीच हथियार से लेकर व्यापारिक डील हो, कई प्रमाण यूनुस सरकार ने दिए हैं भारत विरोधी होने के। हालांकि बांग्लादेश ये नहीं जानता है कि भारत के खिलाफ वो हिंदुस्तान के जिस दुश्मन से हाथ मिलाना चाह रहा है वो उसके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है, उसके लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश बना ही था पाकिस्तान के अत्याचारों की वजह से। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का एक और झूठ सामने आया है। अब से पहले वो हिंदुओं से हिंसा की खबरों को इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा बता रहे थे। अब जब अल्पसंख्यकों की एक सभा में उनसे पूछा गया कि हमले कैसे रुकेंगे, अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित होंगे, तो मोहम्मद यूनुस ने हिंसा को सिरे से ही खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, वो हिंदुओं से हिंसा के सबूत दिखाने के लिए कहने लगे, यानी मोहम्मद यूनुस की नजर में बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है। इतनी हिंसा, इतना अत्याचार, इतना खून खराबा, शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता हावी है। खौफ और डर के साए में अल्पसंख्यक जी रहे हैं। हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच हैरत की बात यह है कि अंतरिम सरकार के सलाहकार पूछते हैं, हिंदुओं से हिंसा हुई है तो उसके सबूत दिखाओ। बांग्लादेश में अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग में हिंसा पर उठे सवाल पर मोहम्मद यूनुस ने जो सफेद झूठ कहा वो आपको बता दें। मोहम्मद यूनुस ने कहा, अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से हिंसा का कोई भी मामला हुआ हो तो उसका सबूत दीजिए। पुख्ता जानकारी दिखाने के बाद ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंसा को सिरे से नकार रही है। वैसे भी वो एक दिन पहले ही इसे विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे चुके हैं। अब सोचिए, जब अंतरिम सरकार का मुखिया हिंदुओं से हमलों पर आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हो तो ऐसे में देश में इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बल्कि यह रवैया उन कट्टरपंथियों को खुलेआम हिंसा की छूट दे रहा है और वो भी ऐसा ही रहा है। मोहम्मद यूनुस को हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम आपको 10 ऐसे सबूत दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश में खौफनाक हालात को बता रहे हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 1। ये वीडियो चटगांव कोर्ट का है जहां हिंदुओं को यूनुस की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये वही लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इन्हें लाठी डंडे से पीटा गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया।
यूनुस साहब देख लीजिए, इन्हें ये सजा सिर्फ हिंदू होने की वजह से मिली और आप कहते हैं हिंदुओं से हिंसा नहीं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 2। यह वीडियो भी चटगांव का बताया जा रहा है, जहां एक ही रात में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, भगवान की मूर्तियों को कट्टरपंथी जमात ने तोड़ डाला। एक के बाद एक लोग मंदिरों में घुसते गए और जो सामान मिला उसे लूट लिया और मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस लाख बुलाने पर भी नहीं पहुंची। उपद्रवी भीड़ रात भर तांडव मचाती रही, लेकिन यूनुस की पुलिस चुप रही। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 3। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। यह हिंसा तब हुई थी जब 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच गई, क्योंकि कट्टरपंथी जमात हावी हो गई थी। उसके तुरंत बाद हिंदुओं से हिंसा शुरू हो गई थी। सैकड़ों घर जला दिए गए, हिंदुओं को मारा पीटा जाने लगा, लेकिन उस वक्त मोर्चा संभाल रही सेना ने कोई मदद नहीं की, बल्कि हिंदुओं से हिंसा को खुली छूट दे दी। ढाका से लेकर चटगांव तक घर जलाने की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 4। इस वीडियो में देखिए, एक महिला जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है, क्योंकि उसके दरवाजे पर कट्टरपंथी जमात के लोग मारने के लिए आ पहुंचे। इस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। जोर जोर से रोते हुए ये जैसे तैसे भाग जाती है। खबर आई थी कि इसके घर के दूसरे लोगों को मार दिया गया था, लेकिन उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। उन्हें मारने वाले भी नहीं पकड़े गए। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 5। हालात कितने खौफनाक हैं, इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ये तस्वीरें चटगांव से आई थी। वहां कट्टरपंथी लोगों की भीड़ सड़कों पर लाठी डंडों के साथ निकली और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देने लगी। इसके अलावा इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर नारेबाजी की जा रही थी। ये गली गली में घूमकर हिंदुओं को डरा रहे थे, जबकि हिंदू परिवार वहां से भाग गए, क्योंकि ये भीड़ उन्हें मारने पर उतारू थी। ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जिसमें साफ साफ हिंदुओं से हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को सबूत चाहिए। ऐसी कई तस्वीरें हैं जब हिंदुओं को बीच सड़क पीटा गया, उन्हें धमकाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, घरों में आग लगाई गई, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस धर्मगुरु से मिलकर उन्हें इंसाफ का भरोसा देने के बजाय कह रहे हैं कि पहले हिंसा के सबूत इकट्ठा करो, फिर इंसाफ की बात करना। अब सोचिए उस देश का हाल क्या होगा जहां सरकार अंधी हो चुकी है, उसका सलाहकार सफेद झूठ बोल रहा है, सिर्फ कट्टरपंथी जमात और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। यानी मोहम्मद यूनुस इन्हें खुश करने के लिए हिंदुओं से हिंसा पर खामोश हैं और भारत विरोध की सारी सीमाएं लांघ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, बांग्लादेश में संत चिन्मय के समर्थन में उतरे ईसाई धर्म गुरु फादर रोसारियो ने चिन्मय को जमानत देने की अपील की है। रोसारियो ने यूनुस से जमानत की अपील की है। चिन्मय प्रभु को भाई कहकर संबोधित किया है। तो एक तरफ अल्पसंख्यकों से हिंसा, दूसरी तरफ बांग्लादेश की पहचान को मिटाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रही है। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर चल निकला है, जहां सबसे बड़ा खतरा बंगाली अस्मिता को है, जिसको लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान से होकर अलग और नया मुल्क बना था। एक या दो नहीं, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जो मोहम्मद यूनुस की आंखों पर चढ़े कट्टरपंथ के चश्मे को हटा देंगी। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस जिद ठान बैठे हैं कि वो इतने खून खराब है और हिंदुओं से अत्याचार पर ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना इंसाफ का भरोसा दिलाएंगे, लेकिन सच तो सच है, वो छुप नहीं सकता।
आपको दिखाते हैं मोहम्मद यूनुस के सफेद झूठ को बेनकाब करने वाली तस्वीरें, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 6। इस वीडियो में देखिए, जब एक हिंदू पत्रकार पर हमला करने के लिए उपद्रवियों की भीड़ आगे बढ़ती है तो वो कार में बैठकर अपनी जान बचाती है। ये पत्रकार मुन्नी शाह हैं और यूनुस राज में हिंदू टारगेट पर हैं। इसीलिए भीड़ इन्हें देखकर नारेबाजी करती है, धमकाती है, हमला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे तैसे ये जान बचा पाई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 7। ये बांग्लादेश के शेरपुर से आया वीडियो है, जहां कट्टरपंथी जमात ने हिंदुओं के घर और खेत जला दिए। इस दौरान वहां पड़ने वाली बाजार भी तोड़ डाली, क्योंकि वो किसी शिया मुस्लिम से जुड़ी थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हर तरह की पूजा और धार्मिक स्थल का विरोध कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 8। इस वीडियो में देखिए कैसे एक हिंदू युवक को बीच सड़क उठक बैठक करवाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू है। वहां कुछ कट्टरपंथियों ने बीच बाजार हिंदू होने की सजा दे डाली। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 9। ये वीडियो भी बांग्लादेश के खगराचरी से आया है, जहां एक हिंदू महिला की बर्बरता से हत्या कर दी गई। घर का सामान लूट लिया गया। कट्टरपंथी जमात से जुड़े लोग रानी दास के घर में रात में घुसे थे और उसे मार दिया। हत्या इसलिए की गई कि महिला का बेटा सनातन जागरण मंच से जुड़ा था, यानी हिंदू होने की सजा पूरे परिवार को दी गई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 10। ये तस्वीर चटगांव से आई है, जहां इस्कॉन का बोर्ड उतार दिया गया और धमकी दी गई कि इस्कॉन बंद नहीं किया तो हिंदुओं को मार काट देंगे। इसी तरह कई शहरों में इस्कॉन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास के साथ 19 सदस्यों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर दिया गया। यानी सिर्फ हिंदू होने पर ही बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हिंसा से जुड़े सबूत चाहिए। मोहम्मद यूनुस का एक और सफेद झूठ आपको दिखाते हैं। जब धर्म गुरु की सभा में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने पूछा कि हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया, तो जवाब में मोहम्मद यूनुस गोल गोल बातें करने लगे। अब सोचिए, मौजूदा तौर पे हिंदुओं में कितना डर है कि वो सर्वधर्म सभा में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू पहचान उजागर होते ही वहां के कट्टरपंथी चील कौवों की तरह उन्हें नोचने दौड़ पड़ते हैं। और मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं से हिंसा के सबूत चाहिए, तब जाकर वो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। यानी कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जो बेहद असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और भारत की समुद्री सीमा को अब एक और नया रक्षा कवच मिलने जा रहा है। नाम है तुर्शील, जिसका मतलब ही होता है अभेद कवचम यानी प्रोटेक्टर शील्ड। इस ताकतवर वॉरशिप को रूस के कैलिनिनग्राद में मौजूद यंत्र शिपयार्ड में ही तैयार किया गया। अब सोमवार यानी 9 दिसंबर को रूस के कैलिनिनग्राद में यह घातक युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे। इस बीच भारतीय नौसेना ने तुर्शील का प्रतीक चिन्ह भी जारी कर दिया है।
तो देखिए तुशील के भारतीय नौसेना में शामिल होने का अर्थ क्या है, जरा इसको भी समझते हैं। भारतीय समंदर का रक्षा कवच है ये। खासियत इसकी क्या है? तो स्टेल्थ के चलते रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। 30 दिन तक समुद्र में रह सकती है इसकी तैनाती और 18 अधिकारी 180 सैनिक इसमें रह सकते हैं तैनात। समुद्र में 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड है। लंबाई की बात करें 409.5 फीट लंबा, वजन 3900 टन है। हथियार कौन कौन से होंगे इसमें? रॉकेट लॉन्चर ब्रह्मोस मिसाइल, 76 mm की ऑटो मिलारा नेवल गन होगी, 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप मिसाइल इसमें होगी, ध्रुव हेलीकॉप्टर लैस करने की क्षमता होगी। और अब घातक तुशील की कमिश्निंग के बाद INS तुशील भारतीय नौसेना की पश्चिमी बेड़े यानी वेस्टर्न फ्लीट के स्वाड आर्मी में शामिल होगा और जो वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। तो ये भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली खबर है। और चलिए और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सोचिए इन दिनों किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक पल में बैंक खातों से गायब हो जाए तो क्या होगा? भविष्य की सारी प्लानिंग और सपने धरे के धरे रह जाएंगे। नौबत अपने ही पैसों को वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत करने की ऐसे में आ जाती है, जो बेहद मुश्किल होता है। लेकिन डिजिटल फ्रॉड के ऐसे बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने नई पहल की है जिसका नाम है म्यूल हंटर AI। और अब आपको बताते हैं कि डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ RBI का म्यूल हंटर AI है क्या। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है जिस पर देश के 2 बड़े बैंकों के साथ ट्रायल अभी जारी है। इसके जरिए फर्जी खातों की पहचान आसानी से होगी और पैसों के संदिग्ध लेन देन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी ताकि डिजिटल ठगी करने वालों पर नकेल कसी जा सके। और अब आपको बताते हैं कि डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ क्यों एक्शन मोड में है RBI। तो असल में बीते काफी समय से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले देश भर में तेजी से बढ़े हैं। लाखों लोगों के बैंक खातों में ठगी की गई, फर्जी खातों के जरिए रकम ट्रांसफर हुई। ऐसे जालसाजों के खातों की पहचान भी मुश्किल है। RBI का म्यूल हंटर AI ऐसे ही फर्जी खातों की पहचान करेगा। सवाल है जिन म्यूल अकाउंट से डिजिटल फ्रॉड होता है वो है क्या, वो भी आपको बता दें। साइबर फ्रॉड म्यूल खातों का ही इस्तेमाल ठगी के लिए करते हैं। ऐसे में बैंक खातों से लोगों के पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसे खातों से म्यूल खाते की रकम की वापसी बहुत ही मुश्किल होती है, यानी कि एक बार पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत कठिन होता है। और अब आपको डिजिटल फ्रॉड से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देश में साइबर अपराध में तेजी देखने को मिली है और इसमें सबसे नया ट्रेंड है डिजिटल अरेस्ट का, जिस पर प्रधानमंत्री भी चिंता जता चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ देश में मुहिम चलाई जा रही है, जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन साइबर अपराधी फिर भी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2141 करोड़ रुपए सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगे गए हैं, यानी हर महीने औसतन 178 करोड़ रुपए की ठगी लोगों से की गई है। इसमें दूसरे साइबर अपराध भी शामिल कर लिए जाएं तो इस साल अभी तक करीब 19,900 जी हां 19,900 करोड़ रुपए की रकम साइबर क्रिमिनल जनता से लूट चुके हैं। इतनी बड़ी रकम की ठगी कर चुके हैं। तो ये अपने आप में देश के लिए, समाज के लिए एक बड़ी चुनौती और समस्या बनती जा रही है। इस तरह की डिजिटल ठगी